नमस्कार। आज हम एक कहानी की बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें धोरापुर नाम की एक जगह पर ले जाएगी। ये कहानी है रेत की, सूखे की और इन सब के बीच अमर नाम के एक नौजवान की उम्मीद की। और कहानी की शुरुआत ही देखिए कितनी दमदार है। सुनिए जरा इस लाइन को। इस तपते रेगिस्तान में जीवन एक संघर्ष था। हर सांस, हर कदम, हर सपना। ये चंद शब्द हमें सीधे उस दुनिया के दिल में उतार देते हैं जहां जिंदा रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग है। तो चलिए इस दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं, जिसे हम कह सकते हैं रेत का सागर। जरा सोचिए, एक ऐसा सागर जिसका पानी ही रेत हो। मतलब जहां तक नजर दौड़ाएं वहां तक बस सुनहरी रेत की लहरें, जो हवा के साथ ना हर पल अपना रूप बदलती रहती हैं। ये नज़ारा खूबसूरत तो है, लेकिन उतना ही बेरहम भी। और इस रेत के समंदर के ठीक ऊपर समझिए एक आग का गोला जल रहा है। धोरापुर में सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो तो इस कहानी का एक ऐसा किरदार है जो जमीन को जलाता है और हर चीज से नमी को सोख लेता है। और इस पूरे एहसास को अगर समेटना हो ना तो बस 3 शब्द काफी हैं। धरती जल रही हो। बस यही उस जगह की असली हकीकत थी, जहां हर कदम ऐसा लगता था मानो किसी अंगारे पर रख दिया हो। तो इस जलती हुई धरती के बीचों बीच बसा है एक छोटा सा प्यासा सा गांव, धोरापुर। यहां की जिंदगी कैसी है? खैर, जिंदगी बस मिट्टी और कच्ची ईंटों के घरों में सिमटी हुई है। रोज का मंजर कुछ ऐसा है कि औरतें पानी के लिए एक जंग लड़ रही हैं, बच्चे उसी जलती रेत पर नंगे पांव अपना बचपन तलाश रहे हैं, और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बस अपनी यादों में वो पुराने अच्छे दिन ढूंढते रहते हैं। ये कोई रूटीन नहीं है, ये सूखे के खिलाफ हर दिन लड़ी जाने वाली एक लड़ाई है। और देखिए यहाँ के लोगों के लिए जिंदगी कितनी सीधी और साफ है। असल में 2 ही मौसम हैं जिनके कोई मायने हैं। एक है बारिश, जो आती है तो लगता है जैसे कोई त्योहार आ गया हो, और दूसरा है सूखा, जो एक श्राप की तरह आता है और सब कुछ छीन कर ले जाता है। कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। अब इस गांव की कहानी के ठीक बीच में हमें एक इंसान की कहानी मिलती है। एक ऐसा इंसान जो अपने अतीत की परछाइयों से घिरा हुआ है। और ये इंसान है अमर। इसी गांव में रहता है। उम्र होगी कोई 30-32 साल, शरीर से दुबला पतला सा, पर उसकी असली कहानी ना उसकी आंखों में है। इन आंखों में एक अजीब सी गहराई है, जो सिर्फ दिखती नहीं है बल्कि महसूस करती हैं और सवाल भी करती हैं। अमर की जिंदगी की कहानी को देखें तो वो एक तरह से 3 हिस्सों में बंटी है। एक था सुनहरा अतीत, जब उसके पिता के ऊँटों के काफिले व्यापार करते थे और धौरापुर में भी रौनक थी। फिर आया संकट का दौर, सूखे ने सब कुछ बदल कर रख दिया, और आज की हकीकत, पिता की चिता की आग में मानो पूरे घर का सहारा ही जल गया। एक प्राकृतिक आपदा ने पूरे परिवार की कहानी ही बदल डाली। अब घर में है तो बस अमर की माँ धनी, और उनका हर एक दिन सूखे से सीधी टक्कर लेने जैसा है। उनकी झुकी हुई कमर, चेहरे की झुर्रियां, ये सब उनकी हिम्मत की कहानी कहती हैं। हर सुबह कई कई किलोमीटर पैदल चलना, वो भी सिर्फ खारे पानी के लिए, बस यही जिंदगी बन गई थी। और अपनी माँ को हर रोज इस हाल में देख करना, अमर के अंदर जैसे एक तूफान उठता है। एक सवाल जो एक खामोश चीख जैसा है। इतनी रेत है, इतना विस्तार, फिर भी एक बूंद पानी के लिए इतना संघर्ष क्यों? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उसकी बेबसी है, उसका गुस्सा है, उसकी निराशा की आवाज है। और बस यही सवाल कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सब कुछ बदल सकता है। हमारे आखिरी हिस्से में रेत में एक सवाल। तो होता यह था कि हर शाम जब सूरज डूब रहा होता था और पूरी रेत को अपने लाल रंग में रंग देता था, अमर गांव के बाहर एक ऊंचे टीले पर जाकर बैठ जाता था। ये वो वक्त था जब वो अपने आप से जूझता था, उसी एक सवाल से जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और फिर एक ऐसी ही शाम को उसके मन में एक बहुत ही अजीब, बिल्कुल नामुमकिन सा लगने वाला सवाल आया। क्या रेत में कभी मछली तैर सकती है? अब सुनने में यह सवाल कितना बचकाना लगता है ना? पागलपन भरा। लेकिन असल में यह सवाल बचकाना है ही नहीं। ये सवाल है हालात के सामने घुटने टेकने से इनकार करना। ये इस बात का सबूत है कि अमर का दिमाग, उसका दिल अभी भी कोई रास्ता खोज रहा है, कोई ऐसी उम्मीद जो भले ही नामुमकिन सी लगे। और बस यही वो पल था, धोरापुर की उस सूखी कठोर जमीन पे जहां कुछ नहीं उगता था। ये उम्मीद की पहली दरार थी, एक सवाल जो शायद सब कुछ बदल सकता था। कहानी हमें यहीं पर छोड़ जाती है,
इस सोच के साथ कि क्या हर बड़े बदलाव की शुरुआत एक ऐसे ही सवाल से होती है जो सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लगता हो। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ एक गांव के उजड़ने की नहीं है। ये कहानी है उम्मीदों के सूखने की और शायद कहीं ना कहीं फिर से पनपने की। ये दास्तां है धोरापुर की, जहां लोगों को अपनी मिट्टी और अपनी यादें सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ा। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से, जो अपने आप में सब कुछ बयां कर देती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आने वाली एक बड़ी तबाही का ऐलान है। ये सूखा कोई मामूली मौसम का बदलाव नहीं था, नहीं, ये तो धोरापुर के लोगों की किस्मत बनकर आया था, जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। तो कहानी का पहला हिस्सा है सूखे का प्रहार। देखते हैं कि कैसे कुदरत के एक वार ने एक पूरे के पूरे गांव की नींव हिलाकर रख दी। देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये तो एक धीमे जहर की तरह फैला। पहले सावन का महीना आया, उम्मीदें लेकर आया, पर बादल बिना बरसे ही चले गए। फिर भादों में भी आसमान खाली का खाली रहा, और इसका नतीजा ये हुआ कि धरती की छाती में दरारें पड़ने लगीं, ठीक वैसे ही जैसे गांव वालों के दिलों में चिंता की लकीरें खिंच रही थीं। जरा सोचिए, ये सिर्फ जमीन पर पड़ी दरारें नहीं थीं, ये तो गांव वालों के टूटे हुए सपनों की तस्वीरें थीं। ऐसा लग रहा था मानो धरती खुद अपना दर्द, अपनी पीड़ा दिखा रही हो। धरती की प्यास अब हर घर की, हर इंसान की प्यास बन चुकी थी। और सूखे का असर, अरे वो तो हर घर, हर चूल्हे तक पहुंच गया था। अनाज के भंडार तेजी से खाली हो रहे थे, घरों में रोटियां छोटी होती जा रही थीं और चिंताएं बढ़ी। और ये कहर सिर्फ इंसानों पर नहीं था, बेजुबान जानवर भी इसका शिकार हो रहे थे। मवेशी एक एक करके दम तोड़ रहे थे, और जो ऊंट कभी उस रेगिस्तान में गांवों की शान हुआ करते थे, वो भी अब बोझ लगने लगे थे। अब एक ऐसा मोड़ आता है जहां पानी भी सूख चुका है और उम्मीद भी। ऐसे में गांव को एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो उनकी जड़ों को ही उखाड़ फेंकने वाला था। ये था गांव का भारी फैसला। ये जो मंजर है ना, ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। वही पीपल का पेड़, जिसने गांव की न जाने कितनी पीढ़ियों की खुशियां और गम देखे थे, आज एक बहुत दर्दनाक फैसले का गवाह बनने वाला था। बुजुर्गों के चेहरों पर तजुर्बे की झुर्रियां तो थीं, पर उनकी आंखों में सिवाय लाचारी के और कुछ नहीं था। और फिर उस खामोशी को तोड़ती है गांव के सबसे बुजुर्ग की आवाज। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये पलायन का एक फरमान था। इसमें एक दर्द छिपा था और एक बहुत छोटी सी उम्मीद कि शायद जो बच जाएगा वही इस मिट्टी को, इस गांव को फिर से जिंदा करने लौटेगा। और इस फैसले की सबसे भारी चोट लगी अमर को। उसके लिए ये फैसला सीने पर रखे किसी पत्थर जैसा था। गांव छोड़ना मतलब सिर्फ एक जगह छोड़ना नहीं था, इसका मतलब था अपनी जमीन, अपनी पहचान, अपने पिता की यादें और सबसे बढ़कर अपनी माँ को पीछे छोड़ देना। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे, कह सकते हैं, दिल को छू लेने वाले हिस्से पर, माँ की विदाई। ये वो पल है जब एक बेटा घर छोड़ रहा है और एक माँ उसे अपने दिल का टुकड़ा दे रही है। उस रात के सन्नाटे को महसूस करने की कोशिश कीजिए। घर में बस एक दिया टिमटिमा रहा है जो शायद आखिरी उम्मीद का प्रतीक है, और माँ चुपचाप चूल्हे पर सूखी रोटियां बना रही है। उसकी खामोशी उस रात के सन्नाटे को और भी गहरा बना रही थी। और आखिरकार अमर ने हिम्मत करके वो कह ही दिया जो शायद कहना सबसे ज्यादा मुश्किल था, माँ, मैं शहर जाऊंगा। ये सिर्फ एक सूचना नहीं थी, ये एक बेटे का अपनी किस्मत को, अपनी मजबूरी को स्वीकार करना था। माँ का ये जवाब, ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये आने वाले कल की एक चेतावनी है, एक झलक है। वो उसे बता रही हैं कि बेटा, शहर में धोरापुर जैसी रेत नहीं मिलेगी, पर वहाँ के इंसान बहुत सख्त होते हैं। एक नई दुनिया, एक नई चुनौती। और फिर वो उसे वो सीख देती है जो शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत बनने वाली थी, एक माँ की आखिरी नसीहत। जहाँ भी रहना, जैसे भी रहना, अपना ईमान मत छोड़ना, हालात चाहे जैसे भी हों, अपनी इंसानियत को जिंदा रखना। वो बस जो शहर जा रही थी, वो सिर्फ लोगों को नहीं ले जा रही थी, उसमें डर भरा था, अनिश्चितता थी और एक अनजाने भविष्य की चिंता थी। उस बस में बैठा हर चेहरा अपने पीछे एक पूरी दुनिया छोड़कर जा रहा था, और सामने एक ऐसी दुनिया थी जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। तो अमर गांव से निकलकर शहर पहुंच गया, और यहीं से शुरू होता है कहानी का अगला पड़ाव,
शहर की सख्त हकीकत। यहाँ गांव की रेत की जगह शहर का सीमेंट था, पर सवाल यह है कि क्या संघर्ष कम हुआ था? शहर अमर के लिए एकदम एक झटके जैसा था। कहाँ गांव की खामोशी और कहाँ ये लगातार शोर, कहाँ अपनों का साथ और कहाँ ये भागती हुई अनजान भीड़। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें थीं जो आसमान को तो छूती थीं, पर शायद दिलों को नहीं। ये एक ऐसी भीड़ थी जहाँ हर कोई अकेला था। खैर, अमर को काम तो मिल गया एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ये मेहनत भी अलग थी। गांव में सूरज की तपिश में एक अपनापन था, लेकिन शहर के सूरज की गर्मी में एक अजीब सी बेरुखी थी, एक अकेलापन था। और शायद यहीं उसे अपनी जिंदगी के दो अलग-अलग संघर्षों का फर्क समझ आया। गांव में जिस्म को पानी की प्यास थी जो बहुत तकलीफ देती थी, पर शहर में रूह को रोज अपमान सहना पड़ता था, और ये प्यास पानी की प्यास से कहीं ज्यादा गहरी और तकलीफ दे थी। तो ये स्लाइड एक तरह से अमर की पूरी जिंदगी का निचोड़ है, उसकी दो दुनियाएं। एक तरफ धुरापुर था जहां प्यास थी, रेत थी, पर मां का आंचल था, और दूसरी तरफ ये शहर था जहां अपमान था, सीमेंट था और चारों तरफ बेरुखी थी। संघर्ष का सिर्फ रूप बदला था, संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या अमर सच में सूखे से बचकर निकल पाया, या फिर सूखा बस अपना रूप बदलकर पानी की कमी से इंसानियत की कमी में तब्दील होकर उसके साथ साथ शहर तक चलाया था? ये एक ऐसा सवाल है जो पलायन के हर दर्द को अपने अंदर समेटे हुए है। चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो एक मजदूर के बारे में है। लेकिन ये सिर्फ उसके बाहर के संघर्ष की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उसके मन के अंदर, उसके दिल के अंदर चल रही एक बहुत गहरी तलाश की दास्तान है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सख्त, एकदम कठोर आदेश से, काम कर, सोच मत। ये सिर्फ दो शब्द नहीं हैं, ये एक पूरी दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहां पहचान, अस्तित्व, सब कुछ दबा दिया जाता है और एक इंसान को सिर्फ एक मजदूर बनाकर छोड़ दिया जाता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहां हम अमर की उस जिंदगी से मिलेंगे जो घड़ी की सुइयों से नहीं चलती थी। नहीं, उसकी जिंदगी चलती थी ठेकेदार की सीटी की आवाज से। जरा तसव्वुर कीजिए, सुबह का घना अंधेरा है और अचानक एक तीखी सीटी की आवाज गूंजती है। बस इसी एक आवाज पर अमर जैसे न जाने कितने मजदूर, सैकड़ों मजदूर अपनी अपनी झुग्गी से बाहर निकल आते हैं। उनकी आंखों में ना नींद और डर दोनों का एक अजीब सा मिलन दिखता है। और बस सुबह की उस सीटी के साथ ही शुरू हो जाता है एक न खत्म होने वाला सिलसिला। भारी भारी लोहे की छड़ें उठाना, सीमेंट की बोरियां अपनी पीठ पर ढोना, दिन भर, रोज। नतीजा ये होता है कि हाथों के छाले कब गहरे जख्मों में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये एक ऐसी रूटीन थी जो सच में इंसान को बस एक मशीन बना देती थी। लेकिन बात सिर्फ शरीर की मेहनत की नहीं थी, असल में यहां दिमाग पर भी पहरा लगा हुआ था। सोचना तो बिल्कुल मना था, और अगर किसी ने सवाल कर दिया तो उसे कमजोर मान लिया जाता था। माहौल ही कुछ ऐसा बना दिया गया था कि हर कोई बस एक मशीन का पुर्जा बनकर रह जाए और कुछ नहीं। और अमर को ना बहुत जल्द यह एहसास हो गया कि ये शहर भी अपने आप में एक रेगिस्तान ही है। हाँ, एक ऐसा रेगिस्तान जहां लोग तो लाखों हैं पर इंसानियत सूखी पड़ी है। यहां कोई किसी का हालचाल नहीं पूछता, कोई किसी की कहानी सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता। वो हजारों लाखों लोगों की भीड़ में भी एकदम अकेला था। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है ना? इस अकेलेपन और नाउमीदी के बीच कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। एक ऐसी मुलाकात होने वाली थी जो अमर के लिए सब कुछ बदलने वाली थी। उसी डर और खामोशी से भरे माहौल में नूरी नाम की एक लड़की आती है, एक वॉलंटियर, और वो मजदूरों के पास जाकर उनसे उनका हालचाल पूछती है। अब सोचिए, ये कितनी बड़ी बात थी। जहां दिन भर सिर्फ गालियां और हुक्म सुनाई देते थे, वहां अचानक कोई इतने प्यार से बात कर रहा था। ये सच में एक अजीब, एक अद्भुत घटना थी। तो नूरी अमर के पास जाकर एक बहुत ही सिंपल सा, एक मामूली सा सवाल पूछती है, कहां से आए हो? लेकिन उस माहौल में ये सवाल मामूली नहीं था, ये असाधारण था। शायद ये पहला मौका था जब किसी ने उससे उसकी पहचान के बारे में कुछ पूछा था। और अमर का जवाब एकदम सीधा, गहरा, रेगिस्तान से।
अब देखिए, वो यहाँ सिर्फ अपने गांव का पता नहीं बता रहा, वो तो अपनी पूरी जिंदगी की सच्चाई, अपनी हालत एक शब्द में बयान कर रहा है। इस पर नूरी जो कहती है उससे अमर अंदर तक हिल जाता है। वो कहती है, रेगिस्तान में जीना आसान नहीं होता, पर वहां के लोग मजबूत होते हैं। सोचकर देखिए, पहली बार किसी ने उसे सिर्फ एक नंबर, एक मजदूर नहीं समझा। किसी ने उसकी जड़ों को, उसकी हिम्मत को पहचाना था, उसके अस्तित्व को स्वीकार किया था। और बस यही वो पल था। इस एक लम्हे ने अमर के अंदर जैसे सब कुछ बदल के रख दिया। उसे महसूस हुआ कि हाँ, उसकी भी एक पहचान है, उसका भी एक वजूद है जो इस रोज की मजदूरी से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। तो ये जो नई पहचान जागी है, ये अमर को कहाँ ले जाती है? चलिए देखते हैं। क्योंकि यहां से वो अपनी इस खोई हुई पहचान को वापस पाने के लिए एक बहुत ठोस कदम उठाता है। तो होता यह है कि नूरी उसे शाम को लगने वाली क्लास में आने के लिए कहती है, पढ़ाई लिखाई के लिए। लेकिन अब अमर के मन में एक कश्मकश शुरू हो जाती है। एक तरफ कुछ नया सीखने की ललक थी, एक उमंग थी, और दूसरी तरफ ठेकेदार का डर, नौकरी छूट जाने का डर। आखिर में उसके अंदर की बेचैनी, उसके अंदर की ललक जीत जाती है और वो क्लास में पहुंच ही जाता है। और वहां वो जिंदगी में पहली बार कागज पर अपना नाम लिखता है। हाँ, अक्षर टेढ़े मेढ़े थे, कांपते हुए हाथों से लिखे गए थे, पर वो उसके थे। वो उसकी खोई हुई पहचान की तरफ पहला कदम थे। और बस यही वो लम्हा है जब अमर खुद से एक बहुत बहुत बड़ा सवाल पूछता है। ये सवाल एक नई सेल्फ अवेयरनेस, एक नई उम्मीद को जन्म देता है। अब वो खुद को सिर्फ एक काम करने वाला शरीर नहीं मान रहा था, वो समझने लगा था कि वो एक सोचने समझने वाला इंसान भी है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इस नई जागरूकता के साथ एक नया संघर्ष भी शुरू होता है। अमर की जिंदगी में अब एक और भी गहरा संघर्ष शुरू हो गया था। एक ऐसा संघर्ष जो आगे चलकर उसके पूरे अस्तित्व को, उसकी पूरी जिंदगी को डिफाइन करने वाला था। अब अमर दो दुनियाओं के बीच में फंसकर रह गया था। एक तरफ था उसका गांव, जहां अपनापन था, दिल था, लेकिन मौके नहीं थे, अपॉर्चुनिटी नहीं थी। और दूसरी तरफ था ये शहर, जहां मौके तो थे, लेकिन यहां किसी के पास दिल नहीं था। तो अब अमर एक ऐसे दोराहे पर खड़ा था जहां से दो रास्ते जाते थे। या तो वो सवाल करना बंद कर दे, सोचना बंद कर दे और वापस उसी भीड़ का हिस्सा बन जाए, या फिर अपनी इस नई सोच को पकड़कर एक अनजान, एक मुश्किल रास्ते पर आगे बढ़े। एक ऐसा रास्ता जिसका अंजाम क्या होगा उसे बिल्कुल नहीं पता था। तो अब चलते हैं कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ। यहां अमर का ये जो अंदर का संघर्ष है इसका समाधान एक नए मकसद, एक नए पर्पस के रूप में सामने आता है। इसी उलझन, इसी कश्मकश के बीच अमर एक सपना देखता है, जिंदगी में पहली बार साफ बहते हुए पानी का सपना। और ये पानी उसके रेगिस्तान जैसे जीवन में उम्मीद का, साफ सुथरी सोच का और खुद जिंदगी का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। और इस कहानी का अंत होता है एक बहुत ही गहरी समझ के साथ। देखिए, बाहर से उसके हालात अभी भी वैसे ही थे, उसकी सांसें अभी भी उसी रेत में फंसी हुई थीं, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह बदल चुका था। उसका मन अब चुपचाप सब कुछ सहने वाला नहीं था, बल्कि अब उसका मन पानी की तलाश में, एक बेहतर कल की तलाश में निकल चुका था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि जब सांसें रेत में फंसी हों, जब हालात एकदम खराब हों, तो मन के अंदर जगी उम्मीद की एक छोटी सी किरण आखिर क्या-क्या कर सकती है? बदलाव की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? किसी आंदोलन से, या किसी बड़ी सरकारी योजना से, या फिर सिर्फ एक सोच से? चलिए आज एक ऐसी ही कहानी में उतरते हैं जो बताती है कि कैसे एक अकेला विचार एक बहुत बड़े बदलाव की वो पहली बूंद बन सकता है। हाँ, तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। यही हकीकत है अमर के गांव की, एक ऐसी जगह जहां उम्मीद भी जमीन की तरह ही सूख चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि जब हालात इतने मुश्किल हों तो बदलाव की पहली बूंद आखिर आएगी कहाँ से? इस कहानी का जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि वो बूंद बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। यही वो सोच है जो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए अमर के इस सफर में शामिल होते हैं और देखते हैं कि वो इस सीधी सी लेकिन बहुत गहरी सच्चाई तक आखिर पहुंचा कैसे।
तो कहानी शुरू होती है गांव की उस सूखी मिट्टी से मीलों दूर, एक बड़े शहर की कंक्रीट की दुनिया में। यहाँ अमर मजदूरी करता है और यहीं पर एक बिन बुलाई बारिश सब कुछ बदलने का एक इशारा दे जाती है। अमर के लिए ये बारिश जैसे किसी और ही दुनिया की चीज है, बेगाने सी। पानी की हर एक बूंद जो सीमेंट पर पड़कर यूं ही गायब हो रही है, उसे अपने गांव की प्यासी जमीन की एक कड़वी याद दिला रही है। और फिर उसी शाम उसका दोस्त नूरी आता है। हाथ में है सरकारी कागज और जबान पर एक ऐसी खबर जो सब कुछ बदल सकती है। खबर ये है कि अमर के जिले के लिए एक जल संरक्षण योजना को मंजूरी मिल गई है। अब देखिए, इस स्लाइड में जो चीज सच में दिलचस्प है ना, वो ये है कि कैसे एक सरकारी योजना सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं रहती, बल्कि एक उम्मीद बन जाती है। लेकिन इसकी एक शर्त है, लोगों की भागीदारी। मतलब सरकार तो मदद करेगी, पर काम गांव वालों को ही करना होगा। ये खबर सुनते ही अमर के दिलो दिमाग में जैसे एक तूफान सा खड़ा हो जाता है। एक तरफ शहर की पक्की कमाई है, तो दूसरी तरफ अपने घर की, अपनी मिट्टी की पुकार। और ये स्लाइड उसी कश्मकश को बिल्कुल आईने की तरह साफ दिखाती है। एक तरफ ठेकेदार है जो ज्यादा मजदूरी का लालच दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसे याद आ रही है गांव की वही सूखी धरती और कुएं पर पानी भरती अपनी माँ के हाथों की वो तस्वीर। तो फैसले की घड़ी आती है और वो चुनता है। लालच पर यादें भारी पड़ जाती हैं और उसका फैसला एकदम साफ और पक्का है, मैं गांव लौट रहा हूं। हाँ, तो फैसला तो हो गया, लेकिन शहर छोड़ना इतना आसान थोड़ी था। जैसे ही वो अपना फैसला बाकी लोगों को सुनाता है, उसे मिलता है मजाक और अविश्वास। उसके साथी मजदूरों का ठहाका गूंजता है। उनका सवाल सीधा है और चुप जाता है। रेत में मछली ढूंढेगा क्या? मतलब साफ था, जहां कुछ नहीं है वहां जाकर करेगा भी क्या? सफर में वही उजाड़ रास्ता है, वही सूखी जमीन। लेकिन अब अमर की नजरों में फर्क है। उसकी आंखों में डर नहीं, एक नक्शा है, एक प्लान है। उसे समझ आ गया है कि ये रेत में मछली ढूंढना पागलपन नहीं, बल्कि हिम्मत है। और जैसे ही गांव की मिट्टी पर कदम रखता है ना अमर, एक पल भी जाया नहीं करता। वो सीधा चौपाल पर पहुंचता है और सबको इकट्ठा कर लेता है। उसके पास अब एक नया यकीन है जिसे वो सबके साथ बांटना चाहता है। और वो जो कहता है वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक ऐलान है। पानी मांगा नहीं जाएगा, संजोया जाएगा। मतलब साफ है, अब इंतजार नहीं करना है, किसी के भरोसे नहीं बैठना है, अपना हल खुद बनाना है। पर मुश्किल ये है कि सालों के सूखे ने लोगों के दिलों में उम्मीद की जगह निराशा की एक बहुत मोटी दीवार खड़ी कर दी है, और अमर की आवाज उसी दीवार से टकरा रही है। तभी एक बुजुर्ग की आवाज गूंजती है, एक ऐसी आवाज जिसमें पूरे गांव का दर्द और थकान शामिल है। वो कहते हैं, यहाँ बरसों से सूखा है बेटा। ये सिर्फ एक सच नहीं है, ये एक फैसला है जो गांव ने जैसे मान लिया है। और यही वो पल है जहां अमर वो बात कहता है जो पूरी कहानी का रुख मोड़ देती है। वो मौसम को दोष नहीं देता, न ही आसमान की तरफ देखता है। वो सीधा लोगों की आंखों में देखकर कहता है, सूखा आसमान में नहीं, हमारी सोच में है। बस ये एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, और ये हवा में फैल जाती है। चौपाल से उठकर, गलियों से गुजरकर, हर घर के दरवाजे पर जैसे दस्तक दे रही हो। ये लाइन लोगों की उस गहरी नाउमीदी की जड़ों को हिला देती है। अब देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सबने फौरन उसकी बात मान ली। नहीं, कुछ के मन में एक छोटी सी उम्मीद जागी, तो कुछ इस नए विचार से, इस बदलाव की बात से डर भी गए। लेकिन हाँ, धौरापुर में बरसों बाद पहली बार बदलाव मुमकिन सा लगने लगा था। और उसी रात अमर एक सपना देखता है। सपने में पानी है, लेकिन इस बार एक फर्क है। रेत पानी को पी नहीं रही, बल्कि उसे थाम रही है, संजो रही है। यही सपना है वो पहली बूंद। ये गुजरे हुए कल के सूखे का नहीं, बल्कि आने वाले कल की उम्मीद का प्रतीक है। तो अमर की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या सच में एक इंसान की सोच, सिर्फ एक सोच, पूरे गांव का, एक पूरे समाज का भविष्य बदल सकती है? जरा सोचिए। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। कहानी धौरापुर गांव की, जहां रेत सिर्फ रेत नहीं है, वो एक जिंदा ताकत है। कभी विद्रोह करती है तो कभी बदलाव का जरिया बन जाती है। हम देखेंगे कि कैसे यही रेत, जो पहले विरोध की दीवार बने खड़ी थी, बाद में एक नया आकार ले लेती है।
अब देखिए, ये लाइन कहानी के बिल्कुल आखिर में आती है, लेकिन हम अपनी बात यहीं से शुरू करेंगे। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो रेत विद्रोह कर रही थी वो अचानक कुछ बनाने लगी, कुछ रचने लगी। चलिए इस सफर को शुरू से समझते हैं। कहानी शुरू होती है अमर से। अमर जो अपने गांव धोरापुर वापस लौटता है, लेकिन उसके आने से गांव में कोई शांति नहीं आती, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। हवा में एक तनाव है जिसे हर कोई महसूस तो कर सकता है, पर बोल कोई नहीं रहा। मतलब गांव ना साफ साफ 3 हिस्सों में बट गया था। एक तरफ वो लोग थे जो अमर के साथ थे, उसके बदलाव के सपने के साथ। दूसरी तरफ थे वो जो चुप थे, जो बस सब कुछ देख रहे थे। और तीसरे वो लोग जो खुलकर इस बदलाव के खिलाफ खड़े थे। अब अमर ने क्या किया? उसने लंबी चौड़ी बहसों में पढ़ने के बजाय सीधे काम शुरू कर दिया। उसने अपनी सोच को जमीन पर उतारने के लिए छोटे छोटे लेकिन बहुत ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए। उसका तरीका बहुत सीधा और जमीनी था। वो घर घर गया, लोगों से बात की, पानी बचाने के लिए छतों पे छोटे छोटे गड्ढे बनवाए और गांव के एक पुराने सूखे तालाब को फिर से जिंदा करने के लिए जगह भी चुन ली। लेकिन असली हलचल तब मची जब बाहर से कुछ वॉलंटियर्स नक्शे और प्लान बनाने के लिए गांव पहुंचे। बस यहीं से गांव की जो बड़ी बड़ी ताकतें थी ना, उनके कान खड़े हो गए। उन्हें समझ आ गया कि ये सिर्फ बातें नहीं हैं। और जैसा कि होता है, जब भी बदलाव की कोशिश होती है तो टकराव भी होता है। गांव के सबसे बड़े जमींदार भैरव सिंह इस बदलाव को सीधे सीधे अपने लिए एक खतरे की तरह देख रहे थे। ये असल में 2 विचारधाराओं की टक्कर थी। अब भैरव सिंह का ये जो सवाल है ना, ये सिर्फ पानी के बारे में नहीं है। ये सवाल है कंट्रोल का, सत्ता का। उनके लिए अगर पानी जैसा जरूरी संसाधन सबके लिए बराबर हो गया तो फिर गांव पर उनका दबदबा कैसे रहेगा, अनुशासन कैसे रहेगा? ये था असल डर। लेकिन अमर का जवाब बहुत सीधा था और उतना ही गहरा। उसने पूरी बहस को कंट्रोल से हटाकर जीवन के बुनियादी हक पर ला दिया कि पानी किसी की जागीर नहीं, पानी तो जीवन है। और बस यही एक लाइन थी जो पूरे गांव में आग की चिंगारी बनने वाली थी। जब सीधी बहस से बात नहीं बनी तो फिर क्या होता है? शुरू होता है अफवाहों का खेल। ये बातें फैलाई गईं कि अमल तो किसी बाहरी एजेंसी का आदमी है, वो गांव की जमीन हड़पना चाहता है। और डर तो बहुत असरदार हथियार है। इसका असर हुआ भी। कुछ गांव वाले सच में डर गए और उन्होंने अपना सपोर्ट वापस खींच लिया। और जब बातें, अफवाहें, सब कुछ फेल हो गया, तब सामने आई हिंसा। ये कहानी का वो मोड़ था जहां विरोध ने एक बहुत ही अंधेरा और कायर रूप ले लिया। वो एक ऐसी रात थी जब सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक साजिश पनप रही थी। अंधेरा जैसे जैसे गहरा हो रहा था, हवा में एक अनजाना सा डर घुलता जा रहा था। और हमला कहाँ हुआ? ठीक उसी जगह पर जो बदलाव का सबसे बड़ा सिंबल था। वही पुराना तालाब जिसे अमर और गांव वाले मिलकर फिर से जिंदा करना चाहते थे। वहीं पर अंधेरे का फायदा उठाकर लाठियां चलीं। ये हमला सिर्फ अमर पर नहीं था, ये उस सोच पर था, उस बदलाव के आइडिया पर था जिसे वो जी रहा था। इस हमले के बाद अमर और उसकी मां के बीच हुई ये बातचीत शायद इस पूरी कहानी का दिल है। मां कहती है, बेटा रेत से मत लड़ो। उनके लिए रेत एक ऐसी ताकत थी जिससे लड़ना बेकार है। पर अमर का जवाब देखिए, वो कहता है, मां मैं रेत से लड़ नहीं रहा, मैं तो रेत में रास्ता बना रहा हूं। ये लड़ने और रास्ता बनाने का जो फर्क है ना, यही सब कुछ बदल देता है। हमला करने वालों ने सोचा होगा कि इस डर से आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। इस एक घटना ने उस चिंगारी को आग में बदल दिया। गांव का जो डर था ना, वो अब हिम्मत बन चुका था। जो नौजवान कल तक शायद थोड़ा झिझक रहे थे, वो अब खुलकर अमर के साथ आ गए। औरतें मिट्टी ढोने में जुट गईं, बच्चे पत्थर इकट्ठा करने लगे। काम रुका नहीं, बल्कि पहले से भी ज्यादा जोर शोर से शुरू हो गया। अब ये सिर्फ अमर का काम नहीं था, ये पूरे गांव का आंदोलन बन चुका था। जब हिंसा और डर दोनों फेल हो गए तो भैरव सिंह ने अपना आखिरी दांव खेला, सिस्टम का इस्तेमाल। पुलिस को बुला लिया काम रुकवाने के लिए। लेकिन अमर और उसकी टीम पहले से तैयार थी। उनके पास सारे सरकारी कागजात थे, सारी परमिशंस थी। जब पुलिस ने देखा कि काम तो पूरी तरह से कानूनी है, तो उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। ये भैरव सिंह की आखिरी और सबसे बड़ी हार थी। और उसी दिन अमर को एक बहुत बड़ी बात समझ आई। उसे एहसास हुआ कि असली लड़ाई सिर्फ भैरव सिंह जैसे लोगों से बाहर नहीं थी,
असल लड़ाई तो अंदर चल रही थी, अपने ही डर से, अपनी ही थकान से और कभी-कभी मन में उठने वाले शक से। इन सब अंदर की लड़ाइयों के बावजूद डटे रहना, यही असली जीत थी। तो धोरापुर की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे और ज़मीनी कामों से होती है, और जब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी झुकना पड़ता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर के डर से होती है। और यही कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है, किसी भी बदलाव की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? दूसरे लोग, बाहरी हालात, या फिर हमारे अंदर बैठा हमारा अपना डर? तो चलिए आज बात करते हैं एक कहानी की जिसका नाम है रेत में मछली। ये कहानी है उम्मीद की, संघर्ष की और एक ऐसे सच की जो कभी सिर्फ एक सवाल हुआ करता था। धोरापुर गांव। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां वक्त जैसे रुक सा गया हो, महीनों की मेहनत, लंबा इंतजार और अब सब कुछ दांव पर लगा था। गांव का भविष्य ना एक अजीब से ठहराव पर आके खड़ा था और सबके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या आसमान साथ देगा? उन्होंने मिलकर पता है एक नया तालाब तो बना लिया था, लेकिन वो बिल्कुल खाली था, सूखी जमीन का एक गड्ढा। अब सारी की सारी उम्मीदें बस आसमान पर टिकी थी। देखिए, यहाँ तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं था। महीनों की जबरदस्त मेहनत लगी, गांव के ही कुछ लोगों ने विरोध किया और न जाने कितनी मुश्किलों को पार करके उन्होंने इस तालाब को बनाया था। और अब बस इंतजार शुरू हो चुका था। और इस इंतजार का एक चेहरा था, अमर। वो हर शाम उस सूखे तालाब के किनारे बैठ जाता था, मानो सूखी धरती की धड़कन सुनने की कोशिश कर रहा हो। उसका वो अकेलापन असल में पूरे गांव की चिंता थी। और फिर एक रात हवा का रुख बदला। उम्मीद की जो लौ लगभग बुझने को थी ना, वो अचानक से फिर भड़क उठी। आसमान में बादल घिरने लगे और हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुल गई। और फिर वो हुआ, बारिश की पहली बूंद सूखी धरती पे गिरी और एक पल में ही गायब हो गई। थी तो एक छोटी सी बूंद, लेकिन उसमें महीनों के सब्र का जवाब छिपा था। उस पहली बूंद के बाद दूसरी गिरी, फिर तीसरी। बारिश अभी भी ना जैसे जमीन को परख रही थी और हर बूंद के साथ गांव वालों की धड़कनें तेज हो रही थी। और बस कुछ ही पलों में सारी झिझक जैसे खत्म हो गई। आसमान तो जैसे बरसने के लिए बेताब था। मूसलाधार बारिश, महीनों का जो दबा हुआ इंतजार था, वो अब सिर्फ और सिर्फ खुशी के शोर में बदल चुका था। भला ऐसे में कौन घरों में रुकता? बच्चे नंगे पांव तालाब की तरफ भागे और पूरा का पूरा गांव उनके पीछे पीछे चल पड़ा। ये सिर्फ बारिश नहीं थी, ये एक जश्न था, एक त्योहार। धनी ने जब पहली बार उस मीठे पानी को चखा तो बस आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, ये उस लंबे संघर्ष और इंतजार के थे जिससे वो सब गुजरे थे। तो देखिए, उस एक बारिश का असर कितना गहरा होना था। तालाब तो लबालब भर गया, फिर आने वाले हफ्तों में गांव के कुओं का पानी ऊपर आ गया और सूखे खेतों में जैसे फिर से जान आ गई। मतलब एक सही कदम पूरे इकोसिस्टम को बदल सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। तालाब में पानी तो आ गया था, पर अब बारी थी उसमें जिंदगी डालने की। अमर और नूरी ने तालाब में छोटी छोटी मछलियां छोड़ी। ये सिर्फ मछलियां नहीं थी, ये आने वाले कल के लिए एक वादा थी। और फिर वो दिन आया। एक बच्चे की आवाज पूरे गांव में गूंज गई, मछली, तालाब में मछली है। बस यही इस कहानी का सबसे ऊंचा पल था, इस बात का सबूत कि उनकी मेहनत कामयाब हुई है, कि जिंदगी सच में लौट आई है। जब पूरा गांव उस छोटी सी मछली को देखने के लिए जमा हुआ था ना, अमर बस दूर किनारे पर बैठकर सब देख रहा था। उसकी आंखों के सामने जैसे पूरी फिल्म चल रही थी। उसके पिता, माँ, शहर की तकलीफें, हर एक चोट, ये उसकी अपनी जीत का पल था। कहते हैं ना, सच के सामने हर किसी को झुकना पड़ता है। भैरव सिंह, जिसने इस तालाब का सबसे ज्यादा विरोध किया था, वो भी वहां मौजूद था, लेकिन आज वो दूर खड़ा था, सिर झुकाए। तो इस कहानी का जो सबसे बड़ा सच है वो यहीं छिपा है। उस दिन सिर्फ बारिश नहीं हुई थी, उस दिन निराशा हारी थी। उस दिन विरोध पर एक साथ मिलकर देखी गई उम्मीद की जीत हुई थी।
और आखिर में कहानी वही लौट आती है जहां से सब शुरू हुआ था, रेत में मछली। जो कभी एक नामुमकिन लगने वाला सवाल था, अब वो उस गांव की हकीकत बन चुका था। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब विश्वास और हिम्मत एक साथ मिलते हैं तो वो उस सच को जन्म देते हैं जिसे दुनिया असंभव कहती है। नमस्कार, चलिए आज एक ऐसी कहानी के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं जो रेत और पानी के रिश्ते को और शायद हमारी उम्मीदों को भी हमेशा के लिए बदल देती है। ये कहानी है रेत की मछली, और ये हमें दिखाती है कि कैसे इंसानी हिम्मत से एक बंजर जमीन भी जी उठती है। तो कहानी की शुरुआत होती है धौरापुर की बदली हुई सुबह से। देखिए, बारिश के बादल तो जा चुके थे, पर गांव में एक नई आवाज बस गई थी, पानी की आवाज। ये अब धौरापुर की नई धड़कन थी। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि इस गांव का पूरा नज़ारा, पूरा लैंडस्केप कैसे बदल गया। और ये सिर्फ जमीन की कायापलट नहीं थी, ये तो जिंदगी के लौट आने का एक जश्न था। ये जो पानी की आवाज थी ना, ये कोई मामूली आवाज नहीं थी। ये कुओं के अंदर से आती गहरी गूंज थी, तालाब में उठती शांत लहरें थीं और खेतों के बीच से गुजरती छोटी छोटी धाराओं का संगीत था। ये सब मिलकर ऐलान कर रहे थे कि जिंदगी लौट आई है। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि बस कुछ ही महीनों में जमीन का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। जरा सोचिए, जहां पहले सूखी फटी हुई धरती दिखती थी, अब वहां हरी भरी जमीन थी। बंजर जमीन पर बाजरे और ज्वार की फसलें लहलहा रही थीं। कहानी का जो मुख्य पात्र है अमर, उसके लिए तो गीली मिट्टी की वो सौंधी खुशबू किसी प्रार्थना से कम नहीं थी। ये एक नई शुरुआत की, एक नए जीवन की महक थी। ठीक है, जमीन तो बदल गई, पर इस बदलाव ने लोगों को कैसे छुआ? चलिए अब देखते हैं कि पानी की इस वापसी ने बिखरे हुए समुदाय को फिर से कैसे एक साथ जोड़ दिया। और शायद सबसे बड़ा, सबसे अहम बदलाव ये था शून्य। जी हाँ, गांव से जो पलायन हो रहा था, जो लोग गांव छोड़कर जा रहे थे, वो अब पूरी तरह से रुक गया था। इतना ही नहीं, जो लोग काम की तलाश में शहर चले गए थे, वो वापस आने लगे थे। कंधों पर थैले, बच्चों का हाथ थामे वो लौट रहे थे। और उनके लौटने से गांव की चौपाल पर गलियों में हंसी की आवाजें फिर से गूंजने लगी थीं। और ये बदलाव सिर्फ बड़े स्तर पर नहीं था, ये हर घर की कहानी बन गया था। जैसे धनी की कहानी, उसे अब मीलों दूर पानी भरने नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि मीठा पानी अब उसके घर के पास ही था। जिंदगी आसान हो रही थी। लेकिन इस पूरे बदलाव के पीछे वो कौन सी सोच थी, वो कौन सा इंसान था? अब जरा बात करते हैं अमर की और उसके नेतृत्व के बिल्कुल अनोखे फलसफे की। जैसे जैसे गांव अपने पैरों पर खड़ा हुआ, लोगों की नज़रों में अमर का सम्मान बहुत बढ़ गया। कोई उसे नेता कहता तो कोई मसीहा मानने लगा था। उसके लिए लोगों के मन में एक गहरी श्रद्धा पैदा हो गई थी। पर अमर ने हमेशा इस तारीफ को, इस प्रशंसा को खुद से दूर रखा। वो हमेशा यही कहता कि मैं अकेला कुछ भी नहीं हूं, ये जो कुछ भी है ये पूरे गांव की मेहनत का नतीजा है। और इसीलिए उसने कभी कोई पद, कोई कुर्सी नहीं चाही। उसका मानना था कि पानी का काम शासन से नहीं, सेवा से होता है। ये अधिकार जताने का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने का काम है। अमर के इस पूरे काम के असर को अगर एक लाइन में समझना हो तो शायद उसकी दोस्त नूरी के शब्दों से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जाते जाते उसने अमर से कहा, रेत की मछली तुम नहीं हो अमर, तुम वो पानी हो जिसने रेत को जीना सिखाया। क्या कमाल की बात है। और आखिर में चलिए देखते हैं कि कैसे धौरापुर की ये सच्ची कहानी एक अमर कथा में, एक लेजेंड में बदल जाती है। एक दिन अमर एक शांत पल में रेत को अपनी मुट्ठी में उठाता है, और जब वो मुट्ठी खोलता है तो रेत हवा में उड़ती नहीं है, बल्कि वहीं थम जाती है। ये गहरा प्रतीक था कि अब इस जमीन में नमी है, जान है, ठहराव है। ये जो पूरा बदलाव हुआ, ये किसी चमत्कार से कम तो नहीं था। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये चमत्कार आते कहाँ से हैं? क्या ये सच में आसमान से उतरते हैं? कहानी हमें इसका एक बहुत खूबसूरत जवाब देती है। वो कहती है कि चमत्कार आसमान से नहीं टपकते, उन्हें जमीन पर उगाया जाता है, मेहनत के बीज से, विश्वास के पानी से और सबकी मिलीजुली हिम्मत की धूप से। और इसी के साथ धौरापुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, वो खुद एक कहानी बन गया। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों को सुनाई जाएगी। और उस कहानी का नाम था
रेत की मछली। एक ऐसी कथा जो हमें याद दिलाती है कि जब इंसान ठान ले तो वो सूखी रेत को भी जीना सिखा सकता है।